नमस्कार, स्वागत है स्पोर्ट्स टुनाइट के इस चैनल पर। पेरिस में 2024 ओलंपिक्स की शुरुआत हो चुकी है। भारत के 117 खिलाड़ी वहां पर मौजूद है मेडल की आशा में। और आज हम हैं न्यू पनवेल के एक ऐसे स्थान पर जहां पर नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस चैंपियनशिप हो रही है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेलने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला स्किल और दूसरा कॉन्फिडेंस। और ये दोनों ही चीज़ एक ऐसे जगह से आती है, एक ऐसे टूर्नामेंट से आती है जहाँ पर लगातार खेलने से, लगातार सीखने से आपको ये प्राप्त होता है। हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं, शिव छत्रपति अवॉर्डी श्री संजय कडू सर, जो कि इंटरनेशनल कोच और रेफरी भी है। तो सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहेंगे इस चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैं संजय कडू। शुरू में ओलंपिक में इंडिया के जितने भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहा है उन लोग सब लोग को मैं बधाई दे रहा हूँ। हमारा जो टेबल टेनिस के जो प्लेयर है शरद कमल और मनिका बात्रा काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं, तो उम्मीद है मेडल जीतने की। और हमारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का अभी ये सेकंड टूर्नामेंट चालू है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट और नवी मुंबई टूर्नामेंट हम लोग नवी मुंबई स्पोर्ट्स और सामाजिक विकास मंडल जो छिड़कों का कम्युनिटी सेंटर है वहाँ हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ कोचिंग भी होता है। यहाँ से आज तक हमने 25,000 के ऊपर प्लेयर्स टेबल टेनिस प्लेयर सिखाया है। और उनमें से स्वस्ति का जो घोष है वो वर्ल्ड रैंक 4 है। और पृथ्वीश मंडले जो है सेंट जोसेफ का स्टूडेंट था, वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। और महाराष्ट्र में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल बहुत से रायगढ़ के बच्चों ने जीते हैं। ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो टूर्नामेंट हम लोग करते हैं, लायंस क्लब पनवेल अब उसको स्पॉन्सर करती है। आज जो टूर्नामेंट किया है वो मिस्टर केम प्लास ने स्पॉन्सर किया है। तो किसी ना किसी का मदद से बिना ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और सारी बाकी जो टूर्नामेंट है वो मेरे खुद के जो भी मैं पैसा डाल के मैं कर रहा हूँ। यहाँ जो हॉल है, ये हॉल का रेंट और ये टेबल लाना पड़ता है, ये सब मेरे जेब में से मैं करता हूँ। हर साल मेरी सालगिरह के लिए हर जितना भी हो मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करता हूँ, उसके बदले मैं टेबल टेनिस के टेबल लाता हूँ। कहा कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटी मिले। जैसा स्टेट और नेशनल में टूर्नामेंट होता है वही तरीके से हम रायगढ़ में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको देखा होगा सब ये फ्लोर मैट वो जो लगाया है ये सब मेरे जेब में से मैंने डाला है। टेबल जितने नेशनल में जो टेबल यूज़ करते हैं वही टेबल मैं यहाँ लेके आता हूँ। काफ़ी उम्मीद है अभी जो हमारी अपकमिंग स्टार प्लेयर है अनिशा पात्रा, काफ़ी अच्छा अभी महाराष्ट्र में उसमें सिल्वर मेडल जीते हैं। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि अगला एक जो ओलंपिक है उसमें उसकी 100% उसकी सिलेक्शन होगा। इस तरह से इसके लिए हम उसको मेंस इवेंट्स में खेलने के लिए लेते हैं। और मेंस के जो हमारे टॉप प्लेयर जो भी है जितने पास, उनके साथ उसका मैच लगाता हूँ कि हालांकि उसको स्टेट चैम्पियनशिप में लड़की के साथ खेलना बहुत इजी होना चाहिए। तो मेरी यही उम्मीद है कि अपने जितने भी बच्चे हैं रायगढ़ के ये आगे जाए। हमने लास्ट ईयर जो स्टेट चैम्पियनशिप हुआ उसने हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये साल में हम 100% गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतेंगे। हालांकि मुंबई और ठाना, पुणे, नासिक, नागपुर यहाँ के बच्चे हैं वो काफ़ी पेरेंट्स जो है वो उनके अवेयरनेस है, काफ़ी उनको फैसिलिटी मिलती है। और मगर मैं ये जो भी कर रहा हूँ कोई गवर्नमेंट का कोई मुझे सपोर्ट नहीं है, मगर मैं जो करता हूँ मेरे खुद के जो भी पैसे से मिलता है, न एमएलए से मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है, न एमपी से स्पॉन्सरशिप मिलती है। एक्चुअली स्पोर्ट्स के लिए मिलना चाहिए मगर कोई नहीं मदद करता है। मगर जो भी आप मेरे से जितना भी होता है उतना मैं खुद करता हूँ। मेरी यही उम्मीद है कि अपने रायगढ़ के बच्चे जो है वो आगे जाए। और काफ़ी बच्चे आगे गए हैं, कोई अभी इंटरनेशनल पे गए हैं, अभी बहुत से बच्चे फॉरेन में गए हैं। मुझे अच्छे लगता है अभी तक मैंने कम से कम 25,000 बच्चे सिखाए हैं और सब बच्चे अभी अच्छे पोस्ट पे है। और सर, जिस तरीके से आपने एक सपना देखा कि मुझे बच्चों को सिखाना है, वो दिन जब आप याद करते हैं और आज का दिन जहाँ पर 25,000 से ज़्यादा बच्चों को आपने सिखाया, वो प्रतियोगिता में जीत रहे हैं, उनका एक भविष्य बनाया, तो वो एक फीलिंग कैसी है जब आप अपने पुराने दौर को याद करते हैं? मैं 1975 में नेशनल खेला। उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया में छोटा सा ये आया था, आर्टिकल आया था, स्पोर्ट्स स्टार रूरल एरिया स्पोर्ट्स स्टार विथ अस।
तो वो आर्टिकल्स के ऊपर से मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिली और मुझे ताजमहल होटल में फेलिसिटेशन किया। तो उस टाइम मैंने सोचा कि रायगढ़ के जो भी गरीब बच्चे हैं उसको सिखाना चाहिए। मुझे जो नौकरी मिली है, मुझे जो फेलिसिटेशन किया ताजमहल होटल में, तो अपने रायगढ़ के बच्चे इस जगह पे जाना चाहिए। इसके लिए मैंने वो सब ये क्लब चालू किया। वो उस टाइम में इतने रायगढ़ में कोई फैसिलिटी तो बिल्कुल नहीं थी, कोई टेबल टेनिस किसको मालूम ही नहीं था। मगर मैं कहीं भी HOC कंपनी थी, उनका ऑफिसर्स क्लब था, वहाँ जाके सिखाता था। उसके बाद में HOC कॉलोनी में उनका क्लब था, वहाँ जाके सीखा। उसके बाद में 4-5 साल में RCF कॉलोनी हुई, वहाँ स्पोर्ट्स क्लब हुआ, वहाँ जाके मैं कोचिंग किया रायगढ़ में। जहाँ उसके बाद में जहाँ फैसिलिटी चालू हुई वहाँ मैं फ्री अब जाके कोचिंग कैंप करता था। रिलायंस इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, वहाँ मैंने 2 साल फ्री ऑफ चार्ज कोचिंग कैंप किया, वहाँ से बच्चे सीखे। उसके बाद में जिंदाल कंपनी है, वहाँ मैंने फ्री ऑफ चार्ज कोचिंग कैंप किया। बाद में स्कूल कॉलेजेस जहाँ भी है वहाँ भी जाके मैंने फ्री कोचिंग कैंप किया है। 2005 में मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवार्ड मिला। वो अवार्ड का प्राइस था 50,000, मगर वो उस टाइम मुझे रोबो मशीन चाहिए थे, तो वो 50,000 मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को वापस कर दिया और उसके बदले मुझे 2,50,000 का रोबो मशीन मिला। और रोबो मशीन के तरह से अब मैं आधुनिक टेक्निकल से रायगढ़ के बच्चों को, रूरल एरिया के बच्चों को सिखाता हूँ और जो परफॉर्मेंस मिल रहा है उसी की उम्मीद है। और जिस तरीके से सर आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आज हम देखते हैं भारत में टेबल टेनिस हो रहा है और वहीं जो अन्य देश हैं, इंटरनेशनल देश, चाइना हो गई, तो भारत में ग्रासरूट लेवल पर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और ये कितना फ़ायदेमंद है हमारे बच्चों के लिए ऐसी प्रतियोगिता में खेलना? क्योंकि जब आप विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो आपको वो उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उनके साथ हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे आने वाले टाइम में सर? अपने बच्चे में टैलेंट बहुत है। एक्चुअली ये जो गेम टेबल टेनिस गेम है उसके लिए टैलेंट चाहिए, फुटवर्क चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए। तो अपने जो इंडियन जी जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत ही टैलेंट है, बहुत ही स्टैमिना है, मगर हम चाहते हैं कि उनको वो लेवल की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वो टाइप के टेबल टेनिस के टेबल है, टेबल टेनिस के बॉल है, टेबल टेनिस की रैकेट है, टेबल टेनिस के जो ब्लेड है जिसको उन्हें रबर बोलते हैं, वो अलग तरह से रबर बनते हैं। वो अपने बहुत से बच्चों को इतने अफोर्डेबल नहीं है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर भी अपने बच्चे वो उसके ऊपर खेलते हैं। और अपने देखा होगा अभी शरद कमल, मनिका बात्रा, वो लोग ने पूरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पूरा हिला दिया। हमारे रायगढ़ के बच्चे हैं, वर्ल्ड रैंक अभी 4 है उसका। तो अभी इंडिया के जितने भी बच्चे हैं काफ़ी अच्छे खेल रहे हैं। इंटर स्कूल का मैं महाराष्ट्र स्टेट का चेयरमैन हूँ और मैंने अभी पूरा वो जो तरीका जो पहले जो जुना वाला सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो पूरा चेंज कर दिया है और वो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो मेरिट के ऊपर रखा है। पहला जो था वो डिवीज़न वाइज या विभाग वाइज वो था, उनको सीडिंग देने का, वो पूरा चेंज कर रहे हैं। टैलेंट के ऊपर सब सर्च कर रहे हैं और टैलेंट के ऊपर हम सिलेक्शन करते हैं। और मुझे ये बताने हुए आपको बहुत ही ये अच्छा लग रहा है मुझे कि लास्ट ईयर जो नेशनल चैम्पियनशिप हुआ उसमें 6 गोल में से 5 गोल महाराष्ट्र ने लाए थे, महाराष्ट्र स्कूल में। तो एज अ स्कूल कमेटी चेयरमैन मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने जो क्राइटेरिया सिलेक्शन क्राइटेरिया जो किया है मैंने खुद ने, वो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। और सर जिस तरीके से आप जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, जो खिलाड़ी, जो पेरेंट्स जिन्हें टेबल टेनिस के बारे में नहीं पता है या उन्हें अपने बच्चों को टेबल टेनिस में एडमिशन दिलाना है, क्या वो वजह होंगे जो आप उन पेरेंट्स को कहेंगे कि क्यों टेबल टेनिस बेस्ट है स्पोर्ट्स के लिए? टेबल टेनिस में टैलेंट तो चाहिए, हर गेम में टैलेंट चाहिए, फिजिकल फिटनेस में। टेबल टेनिस एक गेम ऐसा है, यू हैव टू टेक परफेक्ट डिसीजन विथ अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, दैट इज़ टेबल टेनिस। डिसीजन परफेक्ट लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैसा ले, ये टेबल टेनिस सिखाता है। तो मैं सभी पेरेंट्स को आह्वान करता हूँ कि टेबल टेनिस में आप डालो, वो मेडल जीतो या मत जीतो, फिजिकल फिटनेस उसका आराम से रहेगा और उसका परसेंटेज बढ़ता है। मैं अभी कम से कम 40 इयर्स हुआ मैं टेबल टेनिस में बच्चों को सिखाता है। मेरे क्लब के जितने भी बच्चे हैं जिसने मेडल नहीं जीता हुआ, मगर 90% के ऊपर सब बच्चे हैं। मुझे बताते हुए अच्छा लगता है कि हमारा एक तनिष गोरे करके लड़का था, उसको DV स्कूल में 99.9% मिले हैं। ये टेबल टेनिस प्लेयर है और अभी भी वो कहीं से भी
कॉलेज से आया तो इमीडिएट टूर्नामेंट में आता है, खेलने के लिए आता है। वो बोलता है टेबल टेनिस की वजह से मुझे परसेंटेज मिला है और इसी की वजह से वो खेल रहा है। तो मैं सब पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ कि टेबल टेनिस में आप डालो, बच्चों को मेडल मिलो न मिलो, फिजिकल फिटनेस का ही रहता है। मेरा अभी 1 अगस्त को 70 ईयर्स होने वाले हैं। ये 70 ईयर्स अभी होने वाले हैं, मगर नो डायबिटीज़, नो बीपी, नथिंग। कभी मैं हॉस्पिटल में अभी तक गया नहीं, किसी का अभी तक गोली तक कोई खाया नहीं है। तो ये मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस अगर रखना है आपको, टेबल टेनिस खेलो। बच्चों को टेबल टेनिस खेलने के लिए आप थोड़ा सा मेहनत करो, बच्चों को टेबल टेनिस में खेलने के लिए भेजो और उनका आपका जो जीवन है वो सुखी और एंजॉय करो। तो जिस तरीके से सर ने बात की उम्र की, आज अगर आप टेबल टेनिस खेले संजय सर के सामने तो आपको लगेगा कि संजय सर आपसे ज़्यादा यंग है, और जिस तरीके से उनकी फिटनेस मेंटेन की है एक अच्छा रीज़न है टेबल टेनिस चूज़ करने का। एक आखिरी मैसेज हमारे खिलाड़ियों को, टीम इंडिया को जो ओलंपिक्स में खेल रही है और आने वाले बच्चों को। मैं टीम इंडिया को तो बधाई दे रहा हूँ क्योंकि मेडल लेके आया टेबल टेनिस में। बाकी तो कुश्ती में और शूटिंग में तो लेके आते हैं, मगर टेबल टेनिस में मेडल, गोल्ड मेडल ओलंपिक में नहीं लें, ये साल में जीत के आएंगे, ऐसे मुझे काफ़ी उम्मीद है। और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ अपने इंडियन प्लेयर्स को, अपने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन के तरफ से और महाराष्ट्र के जितने भी लोगों की तरफ से कि वो 100% कोई गोल्ड मेडल लेके आए। और ये जो हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें क्या होता है, देखो मुझे पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि वो 10th में हो या 12th में जो एग्ज़ाम की जाते हैं तो बहुत प्रेशर में जाते हैं। जे बच्चे स्पोर्ट्स में हैं या यहाँ टेबल टेनिस में है, वो टेबल टेनिस में टूर्नामेंट खेलते हैं, उनका वो ये डैशिंग पावर इतना बढ़ जाता है और कॉन्फिडेंस उनका बढ़ जाता है। वो कोई एग्ज़ाम के कोई भी कौन सा भी एग्ज़ाम होना दो, वो कभी टेंशन लेते नहीं है, फ्री आप जाते हैं। आपने आप देखा होगा बहुत से बच्चे स्कूल के सुसाइड कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, तो ये इसकी वजह से है कि कोई स्पोर्ट्स में वो नहीं है, वो डिसीजन वो परफेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी ये सही पेरेंट्स को यही है, इच्छा है कि आप कोई स्पोर्ट्स में डालो और उनका ज़्यादा परसेंटेज में ऊपर उनको ज़्यादा बर्डन मत दे दो, वो करेंगे अच्छे करें से। 10th इतना ये नहीं, मगर 12th में वो परसेंट जितने भी अभी स्पोर्ट्समैन है अच्छे जगह पे है, अच्छे। और गवर्नमेंट ने अभी बहुत फैसिलिटी रखी है। अगर वो 10th में है तो उसको 25% मार्क्स मिलता है, 12th में उसको 25% मार्क्स मिलता है। अगर नेशनल में है, अगर खेलो इंडिया में स्टेट में अगर गोल्ड मेडल मिलता है तो खेलो इंडिया सिलेक्शन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 5 लाख देती है। अगर वो नेशनल में या इंटरनेशनल खेलती है तो डायरेक्ट उसको रिक्रूटमेंट मिलती है, क्लास 1 ऑफिसर की मिलती है, उसको कोई जॉब नहीं करना है। तो ये है, अभी 5% सर्विस में भी जॉब मिलता है। तो कम से कम ये सब देख के अभी गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी रखी है। ओलंपिक में मेडल मिला तो 10 लाख रुपए मिलता है। और प्रेस्टिजियस जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अवार्ड है वो डायरेक्ट उसको दिया जाता है, कोई उसमें ये नहीं होता है, एप्लीकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और अभी एयर इंडिया है, उसके बाद में भारत पेट्रोलियम है, रेलवे बोर्ड है, वो ये प्लेयर्स को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है। अंडर एज के भी बच्चों को वो स्कॉलरशिप देती है। हमारी स्वस्तिका घोष जो है उसको 7th स्टैंडर्ड से विराट कोहली 25 लाख स्पॉन्सरशिप दे रहा है। और अभी उसको एयर इंडिया ने भी फ्री किया है। तो एयर इंडिया जैसे भी बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। भारत पेट्रोलियम बोर्ड है, कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है। अभी LIC है, ऐसे बैंक है, ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 5% स्पोर्ट्स के लिए कोटा रखा है। तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि अभी सर्विस की इतनी दिक्कत है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं है, तो स्पोर्ट्स में डालो, उनका फिजिकल फिटनेस बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और अच्छी सर्विस भी ले लो। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया श्री संजय कडू सर जी का, जो हमारे साथ जुड़े इस चैनल पर। हमने चर्चा की टेबल टेनिस के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में, और आखिर में हम देना चाहेंगे टीम इंडिया जो ओलंपिक्स में हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है उनको बेस्ट विशेस कि वो मेडल लेकर आए। और ऐसे ही सर जिन्होंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को इंस्पायर किया खेलने के लिए, आने वाले समय में और ये गिनती बढ़ते रहे। तब तक के लिए शुक्रिया। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टुनाइट।
तो हेलो दोस्तों, हम हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में और यहाँ पर जिस तरीके से हर टेबल पर एक रोमांचक, एक थ्रिलर मैच चल रहा है और उसी के साथ हमारे बीच में एक ऐसी ही बेहतरीन प्लेयर है जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग में सिल्वर मेडल जीता और अपने इस डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, अपने कोचेस और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। मैं स्वागत करना चाहूँगा अनिशा पात्रा का। तो अनिशा, लास्ट टाइम जब हम मिले थे टूर्नामेंट के पहले हमने आपको बधाइयाँ दी थी और उसके बाद जब आप मेडल जीते तो उस मेडल के बारे में सबसे पहले बताइए। वो महाराष्ट्र स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट का मेडल था और हाँ, उससे पहले यहाँ पे मेरी बहुत अच्छी मैच प्रैक्टिस हुई थी। संजय सर ने मुझे मेंस प्लेयर्स के साथ खिलाया था ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और भी बूस्ट हो, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया मैचेस में, तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ और मेरा ये परफॉर्मेंस आया। तो इतने सारे प्लेयर्स को देख के कहीं ना कहीं नर्वसनेस फील होती है, तो उस नर्वसनेस को फेस करने के लिए कैसे आप करते हैं, क्योंकि अन्य खिलाड़ी भी एक्सपर्ट्स हैं, तो उनके सामने अपना हुनर कैसे दिखाया आपने? नर्वसनेस तो नो डाउट सब में रहता ही है, बट उसको जो कंट्रोल करके खेलता है वही असली प्लेयर होता है। तो एंड मेरे कोचेस ने भी मुझे ऐसे बहुत सारे टिप्स दिए थे कि कैसे कंट्रोल करना है नर्वसनेस, तो वो हो गया क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसे नर्वसनेस में मैचेस खेले हैं। और अपने कोचिंग के बारे में कुछ बताइए। रायगढ़ नवी मुंबई विकास समाज मंडल, जिस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, उन फैसिलिटीज़ के बारे में बताइए। टेबल से लेकर खिलाड़ी, जिस तरीके से मेल एथलीट्स के साथ आप खेल रही हैं, एक अच्छा कंपटीशन बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इस कोचिंग फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बताइए। तो पहले हम लोग ये स्टैग वाले टेबल में ही खेलते थे, बट देन संजय सर ने देखा कि जैसे स्टेट्स में प्रिसाइज टेबल यूज़ हो रहा है, तो उन्होंने स्पेशली हम लोग के स्टेट्स मैचेस के प्रैक्टिस के लिए प्रिसाइज का टेबल लगाया, प्लस इतना अच्छा फ्लोरिंग भी है, तो उससे हम लोग का ऐसे यूज टू होता है। और जिस तरीके से आने वाले समय में क्या विज़न है आपका, थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, और किस तरीके से रोड मैप है आगे आने वाले कॉम्पिटिशन्स में, उसके बारे में कुछ बताइए। आगे आने वाले कंपटीशन में जैसे कि अभी सिल्वर जीतने के बाद आई विल ट्राई माय बेस्ट टू विन गोल्ड, और आगे मैं इंडिया टीम से खेलना चाहूँगी, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। और जिस तरीके से इंडिया और ओलंपिक्स की आपने बात की, तो ओलंपिक्स में अभी इंडिया की मेंस विमेंस दोनों ही खिलाड़ी हमें दिखाई पड़ते हैं। आपका फेवरेट टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है और उसका रीज़न क्या है? हु इज़ योर रोल मॉडल अनिशा? वो रिटायर कर चुका है एक्चुअली, वो जैन ओवे वॉर्नर है, बट अभी के लिए आई एम सपोर्टिंग आवर वुमेन्स एंड मेंस टीम, तो वो गोल्ड लाए। और जिस तरीके से जैनो वॉर्नर की आपने बात की, उनका गेम बहुत ही क्लासिक गेम था, एक लेजेंड माने जाते हैं इस गेम के। डिफेंसिव अंदाज उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो अटैकिंग और डिफेंसिव इन दोनों में से आप क्या ज़्यादा करना पसंद करती है, इन टेक्निक्स के बारे में? प्लेयर के हिसाब से जिसके साथ डिफेंसिव खेलना पड़ता है, बट मोस्टली मुझे अटैकिंग खेलना पसंद है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप सेकेंड रैंक आई, सिल्वर मेडल जीता, तो उसके बाद क्या कैसी सेलिब्रेशन थी, घर में कैसा माहौल था, कितनी बधाइयाँ आई, कितनी मुस्कुराहट आई, और पूरे विशेष जिस तरीके से स्कूल कॉलेज से लेके कितने विशेष आई, वो सब बताइए। मैच के तो ख़त्म होने के बाद ही मुझे कोचेस ने बोल दिया था कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट आना है, और ये एक बार आने से तो नहीं होता, मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और मेरे मम्मी पापा तो मेरे को हमेशा से सपोर्ट करते हैं, और रिलेटिव्स का बहुत सारा कॉल्स आया ये वो। और अनिशा भी आने वाले समय में इसी तरीके से स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल जीते, यही आशा के साथ हम उनका शुक्रिया करना चाहेंगे और उन्हें शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मैं रोहन यादव स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के इस चैनल से तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। आप तब तक के लिए देखते रहिए इस कवरेज को, और जानकारी और बातें और चर्चा हम लेकर आएंगे टेबल टेनिस के इस खेल पे। तब तक कीजिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए स्पोर्ट्स टुनाइट। धन्यवाद। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में आगे की ओर बढ़ रहे हैं हमारे साथ एक ऐसे कोच हैं जो हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के सर्टिफाइड लेवल 2 कोच, और हाल ही में NIS जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है, वहाँ पर उन्होंने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और अब जिस तरीके से बहुत सारे बच्चों को वो ट्रेन कर रहे हैं टेबल टेनिस के लिए, और इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस आ चुका है। तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा, तो इंट्रोड्यूस करता हूँ पराग अंकोलीकर सर का। सर, आप हमारे दर्शकों को इस गेम के बारे में बताइए। ज़रूर। नमस्कार। ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है,
उसने कोचेस के डेवलपमेंट के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट स्पोर्ट्स की स्थापना की और उसके अंडर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग ये प्रोग्राम रन किया जाता है। और ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है वो टोटल 28 खेलों के अंदर किया जाता है, उसमें से टेबल टेनिस भी हमारा एक खेल है। अभी जो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का मेन उद्देश्य जो है वो ये है कि स्पोर्ट्स साइंस का उपयोग करके आप प्लेयर्स की प्लेइंग एबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करें, उसके करियर को कैसे प्रोलॉन्ग करें और इंजरीज़ को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए बेसिकली। तो हम लोग ने अभी ये जो पर्टिकुलर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का जो प्रोग्राम है ये 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर होते हैं इसके अंदर। और करंटली टेबल टेनिस जो है इसका सेंटर जो है वो करंटली कलकत्ता है। कलकत्ता में सॉल्ट लेक बोल के सायका स्टेडियम है वहाँ पे, वो उसके अंडर ये बेसिकली प्रोग्राम रन किया जाता है। और अभी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा अपने को एडवांटेज ये मिला है कि रिसेंटली जो टेबल टेनिस के अंदर इंडिया की जो मेंस और वुमेंस की जो टीम है वो बहुत ही अच्छा खेल परफॉर्मेंस दे रही है बेसिकली। तो एक तरह से इसी का एक उद्देश्य उन्होंने साझा किया है, ऐसा बोल सकते हैं बेसिकली। और जिस तरीके से सर स्पोर्ट्स साइंस का कितना महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, कितना फ़ायदेमंद है आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए? ज़रूर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्पोर्ट्स साइंस की है ये है कि आपका जो खेलते समय जो प्लेयर्स का एक जो बॉडी मैकेनिक्स होता है उसको देखते हुए पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में कौन से पर्टिकुलर मसल्स को जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अपर बॉडी लोअर बॉडी। जैसे टेबल टेनिस के केस में अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों का एक तरह का सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। और आपका जो बीच में का जो ट्रंक होता है वो एक तरह का ब्रिज बोल के एक्ट करता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी में। तो आपका स्पोर्ट्स साइंस का यूज़ करके आप अपर बॉडी को कैसे डेवलप करोगे, लोअर बॉडी को कैसे डेवलप करोगे, जिसकी वजह से आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन का संलग्नता बढ़ती है बेसिकली। उसके अलावा स्पोर्ट्स साइंस का यूज़ करने में आपको न्यूट्रिशन का भी एक फैक्टर होता है, जिसकी वजह से आपको क्या समय पे कैसे खाना चाहिए बेसिकली, कौन सी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी मसल स्ट्रेंथ को गेन करके आपका स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस बढ़े। उसके अलावा उसी के साथ साथ इसमें जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है ये भी एक फैक्टर इन्वॉल्व है, जिससे हम बेसिकली प्लेयर का जो एक क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कि जो प्रेशर में जो प्लेयर आते हैं और जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है बेसिकली, उसकी जगह पे वो अपने परफॉर्मेंस को प्रेशर के अंडर भी कैसे मेंटेन करें और एक तरह से इम्प्रूवमेंट करके गेम का जो है वो संलग्नता बढ़ा के अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके देश और अपने खेल का नाम बढ़ाए एक तरह से। और सर टेबल टेनिस इस गेम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले भविष्य में भारत को किस तरीके से देखते हैं टेबल टेनिस खेल में इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में? ज़रूर। तो एक जो भारत को सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि हमारी जो जनसंख्या है, तो वी ऑलरेडी हैव द पीपल्स अवेलेबल बेसिकली। आज टेबल टेनिस के खेल में चाइना ये नंबर 1 कंट्री है। तो चाइना ये नंबर 1 कंट्री होने के पीछे चाइना के पास 2 बड़े एडवांटेज है। एक तो क्या है कि उनकी मास जनसंख्या और दूसरा जो है कि उनका ग्रास रूट लेवल के ऊपर से प्लेयर्स को डिवीजन ऑफ वर्क करके मतलब क्या बोलते हैं उसको स्पोर्ट्स स्पेसिफिक उसकी कार्य क्षमताओं को जान के उसको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में ढकेला जाता है एक तरह से लाइक। उसी तरह से अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ग्रास रूट लेवल पे बहुत ही अच्छे सुंदर प्रोग्राम रन किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया ये उसका एक उदाहरण है बेसिकली, जिसकी वजह से ग्रास रूट लेवल से लेके एक एलिट लेवल तक बच्चों को और अपने एलिट प्लेयर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी खेलो इंडिया के प्रोग्राम के अंतर्गत स्कॉलरशिप भी देना शुरू किया है, जो कि इस खेल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि फाइनेंशियली हम उसको सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं। जैसे जैसे आपका खेल का लेवल बढ़ता है यू रिक्वायर द इक्विपमेंट, आपको क्या बोलते हैं फॉरेन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है बेसिकली, जो कि कॉस्टली अफेयर होता है एक तरह से लाइक। तो ये जो अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली खेलो इंडिया के माध्यम से स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो शुरू की है, जो बच्चे लोग को उस खेल को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन करने में हेल्प कर रही है बेसिकली। और अभी आप देख सकते हैं कि रिसेंटली हम लोग ने जो एशियन गेम्स हुए थे बेसिकली, उसमें भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी पैरिस ओलंपिक के लिए फर्स्ट टाइम हमारी जो टीम है वो टेबल टेनिस में टीम इवेंट के लिए क्वालिफाई हुई है। तो टेबल टेनिस का जो ग्राफ है इंडिया का वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है बेसिकली। और मैं चाहता हूँ कि आगे डाउन द लाइन हम लोग आने वाले 10 से 15 सालों में डेफिनेटली एक पोडियम फिनिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया की तरफ से। और सर जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक्स की आपने बात की, भारत के खिलाड़ी टेबल टेनिस में खेल रहे हैं और अन्य खेलों में कुल 117 खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए एक मैसेज और क्या आशाएं हैं आपकी ओलंपिक्स को लेके? एक आखिरी मैसेज। ज़रूर।
तो सबसे पहले तो सबको शुभकामना है, देश का नाम रोशन कीजिएगा, अपने खेल का नाम रोशन कीजिएगा, आपके जो सपोर्ट स्टाफ है, कोचेस है, आपके पेरेंट्स हैं, उनका नाम रोशन कीजिएगा। और इस बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारा लास्ट टाइम का जो परफॉर्मेंस था टोक्यो ओलंपिक का, हम डेफिनेटली उसको सरपास करने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेरिस ओलंपिक टू एवरीवन। तो ये थे पराग अंकोलेकर सर जो हमारे साथ जुड़े। इन्होंने बात की कोचिंग के बारे में और किस तरीके से कोचिंग में इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं, ये हमें पता नहीं था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस कवरेज को आप ऐसे देखते रहिए, तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है स्पोर्ट्स टुनाइट। तो जिस तरीके से ओलंपिक्स में हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके साथ ही ओलंपिक्स के बाद होता है पैरालंपिक्स। और आज हमारे साथ मौजूद है प्रमोद कुमार जो कि एक पैरा एथलीट है। सिंगापुर में टेबल टेनिस में इन्होंने इंटरनेशनल मेडल जीता है और ये रायगढ़ से है। तो एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कैसे उन्होंने खेला, आइए उनकी जर्नी के बारे में उनसे बात करें। सबसे पहले आपके कोचिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। नमस्कार। मैं जब मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था कि यहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कड़ू सर के अंडर क्लास होता है, तो मैंने पहले सर को फ़ोन किया। तो सर ने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया। मैंने बोला सर मैं पैरा प्लेयर हूँ। सर ने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया कि सेकंड फ्लोर चढ़ सकते हो क्या? मैंने सर बिल्कुल चढ़ सकता हूँ। सर के साथ आके मिला। सर का केवल एक ही वर्डिंग था, थोड़ा गेम देख के बोले अपन पैरा ओलंपिक खेलेंगे। उस दिन से कॉन्फिडेंस इतना हुआ। इस 2 साल की जर्नी में मैं नेशनल खेला हूँ, सिंगापुर में मेडल लेके आया हूँ। और अभी जो मेन टारगेट है पैरा ओलंपिक 2024 तो अभी हाथ में नहीं है, बट 2028 जो यूएस में है उसके लिए टारगेट है। और सर का आशीर्वाद रहेगा और वो पूरी मेहनत मेरे को करनी है जिससे कि मैं भारत का प्रतिनिधित्व इंटरनेशनल लेवल पे कर सकूं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने एथलीट के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अडेप्ट किया, इतने डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी इतने अच्छे से उन्होंने गेम को इम्प्रूव किया? टेबल टेनिस उसको कोई इतना मालूम नहीं था, मगर हमने जो सिखाया और वो एक हफ्ते में उसका जो टैलेंट मैंने देखा कि इसमें बहुत टैलेंट है और सीख सकता है। और एक हफ्ते में उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट मुझे दिखा। तो मैं बोला कि आपको कोई भी हालत से पैरा ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है और वो हिसाब से हम ट्राई करेंगे। और वो हिसाब से हमने उसको कोचिंग किया, थोड़ा अपना रोबो मशीन पे उसको सिखाया। और अभी वो इतना अच्छा खेल रहा है, कोई बिलीव भी करेंगे नहीं कि 1 साल के अंदर नेशनल में पार्टिसिपेट करके वहाँ उसने गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। और इंटरनेशनल में सिंगापुर में जो टूर्नामेंट हुआ वहाँ से उसमें गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल 2 मेडल जीत के आया। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि पैरा ओलंपिक में ये मेडल लेके आएगा। आपके मन में विचार कैसे आया टेबल टेनिस के प्रति, ये प्यार कैसे आया? एक्चुअली बचपन से ही पता नहीं क्यों, मतलब जब मैं छोटा था तो एक टीवी पे देखते थे कि लोग तिरंगा को लहरा रहे हैं, तो तब से एक सपना था कि भारत को तिरंगा मेरे को पीछे लहराना है। लेकिन क्या स्टार्टअप मैंने किया था तो मैंने यूट्यूब पे एक देखा कि वहाँ पे वेट लिफ्टिंग चल रही है रियो ओलंपिक 2016 में। तो मैंने वेट लिफ्टिंग ज्वाइन किया कि ठीक है मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं करता था। लेकिन एट द एज ऑफ 30 मैं वेट लिफ्टिंग करूँगा तो कमर में दर्द हो गया। तो उसी से मैं डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप मत करो। तो सपना कहीं ना कहीं वो टूट गया कि यार मैं तिरंगे को कैसे अभी लहराऊँगा, इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। देन ऐसी समय गुजरा 1 साल। दूसरे साल फिर से देखा तो इस बार आर्करी का देखा हूँ कि पैरा प्लेयर आर्करी कर रहे हैं, वो किया। लेकिन जैसे आर्करी को यूज़ किया तो हाथ काँप रहे थे, खड़े होने में दिक्कत थी। बट जब टेबल टेनिस पकड़ा कोई दिक्कत नहीं हुई और फिर प्रोफेशनली सर से सीखा तो अभी पूरा भरोसा है कि तिरंगा लहरेगा। और जिस तरीके से आपका जोश है, तो पैरालंपिक 2028 की शुरुआत और उसकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, कितना जोश है आप में अभी से ही? तैयारी जैसे अभी यहाँ पे सर ने भी बोला था कि 6 महीने होने के बाद मेरे को बोला ओपन में इंडिया अपना महाराष्ट्र लेवल में जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं सब में पार्टिसिपेट करो, तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गेन होगा। इसी धीरे धीरे फिर नेशनल में क्वार्टर फाइनल में गए, फिर अभी नेक्स्ट टारगेट जो है वहाँ पे मेडल निकालना है। देन वहाँ मेडल आया तो फिर इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेंगे। साल के 2 या 3 टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे इंटरनेशनल, वहाँ पे विन करने पड़ेंगे तो रैंकिंग बनेगी। देन इसके बाद 2026 में कॉमनवेल्थ जो ऑस्ट्रेलिया में होना है वो टारगेट है, फिर 2028। रायगढ़ से आप खेल रहे हैं, एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जहाँ पर ग्रास रूट लेवल पर हम पैरालंपिक या पैरा एथलीट्स के लिए इतनी सुविधा नहीं देखते हैं, तो सर ने इतनी सुविधा बनाई आपको। पर्सनल जिस तरीके से रोबो मोशन पे आज एथलीट्स को हम देखते नहीं है ट्रेन करते हुए। अगर आप नेशनल लेवल पर ट्रेन करें तो ठीक है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर वो दिखाई नहीं देता है। तो अपने कोचिंग के बारे में इन डेप्थ अगर आप बता सकें। और सर ने बहुत फोकस किया है स्टार्टिंग से ही, की पॉइंट जो रहते हैं किसी भी प्लेयर के कि सर्विस पॉइंट कैसा होना चाहिए। और एक पैरा प्लेयर, अगर मैं पैरा हूँ तो सामने भी पैरा प्लेयर रहेगा, तो
आपको वो पॉइंट पे डालना है। पोजीशन पहले आप प्लेसिंग को सीखो, फिर सर्विस, ये 2-3 पॉइंट पे सर ने फोकस किया। फिर उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हमने रोबो मशीन पे करी। और ऐसा नहीं है कि रायगढ़ छोटा डिस्ट्रिक्ट है, अगर आपके अंदर लगन है तो आप एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से बड़े लेवल तक पहुंच सकते हो। जस्ट एक मेहनत की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है और एक सही गुरु की ज़रूरत है, जो कड़ू सर मेरे साथ हैं, तो हम ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे। और कड़ू सर, जिस तरीके से एक लास्ट मैसेज और एक लास्ट अपने इस स्पेशल एथलीट के बारे में जिसमें इतना जोश है, ऐसा जोश तो मैंने दूसरे खिलाड़ियों में भी नहीं देखा, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रमोद कुमार को जैसा मैं बताता हूँ तो हर महाराष्ट्र रैंकिंग टूर्नामेंट उसमें पार्टिसिपेट करो, हर टूर्नामेंट में वो पार्टिसिपेट करता है और उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करता है, अभी क्वार्टर फाइनल तक जाता है। और अभी जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पहला जो टूर्नामेंट उसने पार्टिसिपेट किया तो पहला राउंड में हार गया, मगर अभी जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप टूर्नामेंट होता है उसमें वो क्वालिफाई होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि ओपन जो एथलीट्स हैं उनके साथ पैरा प्लेयर ने खेलना, ये बहुत जिगर की बात है और उसमें भी वो क्वालिफाई होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पैरा ओलंपिक में मेडल जीतेगा और मेडल जीतने के लिए मैं ये उसको ओपन में पार्टिसिपेट करता हूँ। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आता हूँ क्लब में तो पहला जो ट्रेनिंग है वो पैरा ओलंपिक जो प्रमोद कुमार को देता हूँ, उसके बाद में बाकी बच्चों को देता हूँ। तो मेरा ये टारगेट है कि कोई भी हालत से पैरा ओलंपिक में मेडल लाना है। ये थे प्रमोद कुमार, पैरा एथलीट, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना प्रतिनिधित्व किया और आने वाले समय में इसी तरीके से तिरंगों को लहराएंगे। तो आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टुनाइट, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया।